नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस पेपर 17 को, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन को कवर किया गया है। टॉप 20 क्वेश्चन जो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उससे आयोजित जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यूपी एसएससी, यूपी टेट, इनके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं इसे, जल वाष्प। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा इसमें ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। बाकी सभी के द्वारा ओजोन प्रदूषण होता है। देखिए, जल वाष्प जो है ये 36 से 72% ओजोन प्रदूषण करता है। वही नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सेकेंड नंबर पे है, 9 से 26%। मीथेन, CH4, मीथेन बोलते हैं CH4 को, ये 4 to 9% तक। तो जलवाष्प 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 to 26% और मीथेन गैस जो है 4 to 9% तक ओजोन प्रदूषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता बहुतायत में मिलती है विकासशील देशों में, विकसित देशों में, दोनों में समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैव विविधता जो है, बायोडायवर्सिटी जो मिलती है वो विकासशील देशों में। विकसित देशों में बायोडायवर्सिटी का हनन किया गया है। ठीक है, तो विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में जैव विविधता बहुतायत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्वितीयक सेकेंडरी वायु प्रदूषक है? जो सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं वो कौन कौन से हैं? एयर पॉल्यूटेंट जो हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, धुंध, सीसा, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें प्राइमरी, दो टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों एयर पॉल्यूटेंट। जो फॉर्मल्डिहाइड है वो एक टाइप का सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। बाकी जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पैराक्सिल नाइट्रेट, PAN बोलते हैं, पैराक्सिल नाइट्रेट, ओजोन, ये सब एक प्रकार के धुंध हुआ। धुंध में पैराक्सी नाइट्रेट होता है। सीसा, सीसा भी इसी में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, धुंध, सीसा, ये सब है प्राइमरी, और ये फॉर्मल्डिहाइड जो है वो सेकेंडरी टाइप का एयर पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए। भूमंडलीय उष्णता जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, हिमनद द्रवीभूत होने लगे, समय से पूर्व आम के बौर आने लगा, स्वास्थ्य में कुप्रभाव पड़ा। तो भूमंडलीय जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक तो हिमनद द्रवीभूत होने लगे, हिमनद जो थे वो, जो ग्लेशियर थे वो पिघलने लगे, ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट कर दिया। सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, सार्वभौमिक मतलब ग्लोबल जो है अच्छे संपर्क होने लगे क्योंकि इस पे बात होने लगी, और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो ये 1, 2 और 4, यहाँ पे C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक निम्नीकरणीय डिग्रेडेबल प्रदूषक है? ठीक है, डिग्रेडेबल
प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है। पारद, लैस धातुएं, घरेलू, वाहित मल, इस्पात। तो यहाँ पे निम्न करणी एक निम्न क्वालिटी का डिग्रेडेबल जो है प्रदूषक है। घरेलू वाहित मल, जो घरेलू से जो मल त्यागते हैं वो एक निम्न करणीय डिग्रेडेबल प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, वायु की गति बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन और कारण दिए गए हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है, वे पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो वन है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं, कथन सही है कि उसका रीजन भी सही है, दोनों सही है, मगर रीजन जो है कथन का सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वन जो है नवीकरणीय संसाधन है, मगर वो पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर उसका सही व्याख्या नहीं है। तो नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वे संसाधन होते हैं जो कई बार उपयोग में लाए जाते हैं, कई बार उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, लाए जाते हैं या लाए जा सकते हैं। वन जो है एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, परंतु ये क्या करता है? कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ता है, तो पर्यावरण की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में हराश के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है? तो जो गिद्धों की संख्या कम हो रही है, कौन सी ड्रग है जिसका ज्यादा एक्सेसिव यूज होने के कारण उन गिद्धों की संख्या में कमी आई है? एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफिनेक सोडियम, पेनिसिलिन। यहाँ पे जो डिक्लोफिनेक है, डाइक्लोफिनेक जिसे बोलते हैं, डाइक्लोफिनेक, ये दर्द की दवा होती है। इसके एक्सेसिव यूज से, जो जानवरों में एक्सेसिव यूज किया गया है उसकी वजह से अब जो मर जाते हैं उसके बाद गिद्ध उन्हें खाते हैं, तो इन गिद्धों पे बैड इफेक्ट डालता है, तो उसके चक्कर में गिद्धों की संख्या कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण कौन सा है, कौन सी रणनीति होनी चाहिए? जैव मंडल रिजर्व होना चाहिए। तो जैव विविधता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कुछ विशेषताओं पर निर्भर करता है, जैसे जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन होना चाहिए, स्पीशीज वेरिएशन होना चाहिए, उस एरिया में स्पीशीज, स्पेसिफिक जो स्पीशीज हैं
उनमें भी वेरिएशन होना चाहिए, एक टाइप के ही जानवर नहीं होने चाहिए। टेम्पोरल टेम्पोरल वेरिएशन, टेम्पोरल वेरिएशन मतलब कालिक भिन्नता। ठीक, कालिक भिन्नता होनी चाहिए। पार्श्विक तंत्र, जो वहाँ पे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम वेरिएशन। पारिस्थितिक विभिन्नता, तो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण कौन है? जेनेटिक वेरिएशन होना चाहिए, स्पेसीज में भी स्पेसिफिक वेरिएशन होना चाहिए। टेम्पोरल, वहाँ पे कालिक स्थान में विभिन्नता होनी चाहिए। इकोसिस्टम वेरिएशन, पारिस्थितिक विभिन्नता भी होनी चाहिए। तो वहाँ पे जैव मंडल रिजर्व में ये सब चीजें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? एक, धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागवानी फसलों की खेती परिहार, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, स्थानिक तथा कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। तो नीचे दिए गए कूट के सही प्रयोग से सही उत्तर की चुनाव करना है हमें। ठीक है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे न्यूनतम जोत को अपनाना, ये भी होना चाहिए संरक्षण कृषि में। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग होना चाहिए। स्थानिक तथा कालिक फसल अनुक्रमण, जो फसल चक्र है उसको भी अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे 2, 4 और 5, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से इस उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन, बीटी ब्रिंजल बोलते हैं, विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना, इसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना, इसे जलाभाव सह बनाना, इसकी निधानी आयु बढ़ाना। बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है बीटी कॉटन जिससे बनाया गया है, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल, इसको आनुवांशिक चेंज करके, इसके जेनेटिक चेंज करके इसको एक नई टाइप की बीटी ब्रिंजल विकसित की गई है। तो इसे नाशक जीव शय बनाना, जो इसमें कीड़े जल्दी लग जाते थे, जिससे वो उसमें कीड़े अब नहीं लग रहे हैं। तो बीटी ब्रिंजल जो है आनुवांशिक तरीके से, जेनेटिक तरीके से उसमें चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइनोबैक्टीरिया जो एक सूक्ष्मजीवी है जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलप, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो उपयुक्त तीनों सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। तो क्रायो प्रिजर्वेशन, निम्न ताप परिरक्षण, विशिष्ट संवर्ग के संरक्षण हेतु, भूकंप, जैसे ए से बी में हमें मैच करना है, तो जो भूकंप है वो अधिकेंद्र, ठीक है, अधिकेंद्र
यूज होता है, इसे फोकस। जयमंडल संरक्षित क्षेत्र, जयमंडल संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट संवर्ग के संरक्षण हेतु। रेड डाटा बुक, जो रेड डाटा बुक है वो संकटा, जो संकटापन्न प्रजातियों का अभिलेख। क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत कम ताप पर, जिसको -270 डिग्री केल्विन पर बहुत कम ताप पर भंडारण करने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन है 3, फर्स्ट का 3, सेकेंड का 4th, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण: आक्रमण, छीणता, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण। तो प्राथमिक अनुकरण के दौरान इन चरणों का सही क्रम क्या होगा? तो प्राथमिक अनुक्रमण, इसका सही क्रम क्या होगा? पहले होगा छीणता, छीणता, उसके बाद आक्रमण, इसके बाद प्रतिस्पर्धा, देन स्थानांतरण। तो जो प्राथमिक अनुक्रमण है पारिस्थितिकी अनुक्रमण में, उसमें छीणता सबसे पहले आता है, उसके बाद आक्रमण, फिर प्रतिस्पर्धा, लास्ट में स्थानांतरण। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। हमारा सी ऑप्शन होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, पारिस्थितिक तंत्र एक प्रकार का क्लोज सिस्टम होता है, बंद तंत्र होता है, क्लोज्ड सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, सायरा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? धोबिया भी है, राई भी है और शायरा भी है। तो जो धोबिया राग है, एक प्रकार का राग है, ये धोबी जात द्वारा गाया जाता है। और राई जो है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा, बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा ये गाया जाता है। और शायरा, शायरा जो है बुंदेलखंड के किसानों द्वारा। ठीक है, बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटते समय गाया जाता है, फसल को काटते समय गाया जाता है। ठीक है, तो जो धोबिया राग है वो धोबी जाति द्वारा गाया जाता है। राई जो है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में, कृष्ण जन्माष्टमी के समय यह राग जो है राई बुंदेलखंड की महिलाएं गाती हैं। वही सायरा है बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटते समय गाया जाता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? चावल, गेहूं, जमीन अखरोट, जौ और मक्का। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं वो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। जमीन अखरोट जो नहीं पाया जाता है। चावल पाया जाता है, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश
वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्यानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। या लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के बारे में पूछा गया है। तो जो है यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्यानों को वित्तीय सहायता फंड प्रोवाइड कराता है। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को, जो सेवा इकाइयां हैं, सर्विस सेक्टर, इनको भी फंड प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर। तो जो मोमा जो एक प्रकार का मार्केट है वह मणिपुर के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसका फुल फॉर्म है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। ठीक है, तो मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, मोमा। ठीक है, यह मणिपुर द्वारा स्टार्ट की गई है। मणिपुर राज्य में इसके शुभारंभ किया गया है मोमा मार्केट का। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में यही समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।